नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट HLFT-42 एयरक्राफ्ट की तरफ से है, जिसे रिसेंटली HAL की तरफ से एरो इंडिया शो के दौरान अनवील किया गया था। इसे अभी HAL की तरफ से एक लो कॉस्ट फाइटर ट्रेनर के तौर पर डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। इनिशियली इसको डेवलप करने का जो सबसे पहला आइडिया था वो 2017 में शुरू किया गया था और तेजस को ही बेस करके एक लीड इन फाइटर ट्रेनर को बनाने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसको HLFT-42 का नाम दिया गया था और इसका जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था जिसको तेजस को बेस करके बनाया गया था उसके डिजाइन को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया था और अभी इसे एक लो कॉस्ट फाइटर और ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर HAL की तरफ से बनाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी HAL के पास काफी सारे प्रोजेक्ट मौजूद है जिनको टाइम पर HAL कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। सेम हालत ADA का भी है और इंडियन एयरफोर्स की प्राइमरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो उनको भी अभी टाइम पर पूरा करने में HAL और ADA दोनों सफल नहीं हो पा रहे हैं और तेजस MK2 से लेके MK तक जितने भी हमारे मेजर प्रोजेक्ट हैं वो सभी डिले होता जा रहा है। अभी HAL का ये कहना है कि HLFT-42 को अभी डेवलप करने से पहले इसकी एक मॉडल को तैयार करके इसकी विंड टनल टेस्टिंग को कंप्लीट करने तक हमें कम से कम 2 साल लग सकते हैं और उसके बाद फॉर्मली इसको डेवलप करना शुरू किया जा सकता है और इसी बीच इसको फंडिंग मिलना भी काफ़ी ज़रूरी है और HAL को अभी लगता है कि वो आगे चल के इसको अकेले अगर डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो इस वजह से इसकी डेवलपमेंट में अभी HAL की तरफ से प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी इन्वॉल्व करने का प्लान किया जा रहा है ताकि इसकी डेवलपमेंट को तेज किया जा सके। अब अभी तक कोई भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से इसके डेवलपमेंट में शामिल होने के लिए इंटरेस्ट दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन अभी महिंद्रा डिफेंस और टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस इस सेक्टर में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद किया जा सकता है कि ये HAL के साथ HLFT-42 को बनाने के लिए टाई अप करके आगे आ सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है तो अभी हमें इस पर अभी इतना ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो प्राइमरी टारगेट है यानी कि तेजस MK2 और MK जैसे एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द डेवलप करने के लिए हमको सबसे पहले ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वरना जिस तरीके से इनकी डेवलपमेंट टाइमलाइन डिले होता जा रहा है, तेजस MK2 को बनकर तैयार होने में 2030 से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा, साथ ही MK को बनकर तैयार होने में 2040 से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। अगला अपडेट एरो इंजन की तरफ से है। 2 दिन पहले कोई बोल रहा था कि भाई एरो इंजन की अपडेट मत दिया करो, बहुत ही बोरिंग लगता है, पर क्या करें, असल ज़िंदगी में थोड़ा बहुत बुरा काम तो करना ही पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बोर करते हैं, लेकिन आज हम जनरल इलेक्ट्रिक की GE4N4 INS6 इंजन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, जिसको लेके आमतौर पर हम लोग चर्चा करते थे, क्योंकि इसको अभी तेजस MK2 और MK में इस्तेमाल किया जाएगा और सेम इंजन को अभी भारत में बनाने की प्लानिंग भी किया जा रहा है। अभी हम जनरल इलेक्ट्रिक की GE404 सीरीज की इंजन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे अभी तेजस और तेजस MK1 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऐसे करीब 99 इंजन्स को भारत की तरफ से पहले से ही खरीदा जा चुका है, जिसकी कीमत करीब $716 मिलियन था। अब आगे चल के इन इंजन को तेजस MK1 और MK1 में इस्तेमाल किया जाएगा। अब अभी तक तेजस फ्लीट को जब भी कोई सर्विस और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है तो उसे HAL की तरफ से किया जाता है, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से HAL से अपनी तेजस फ्लीट की माइनर सर्विस और ओवरऑल को ना करके खुद करने का फैसला किया जा रहा है और इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी बेस रिपेयर डिपो में ही तेजस और तेजस MK1 जैसे एयरक्राफ्ट की सर्विस और मेंटेनेंस वर्क को करने का प्लान किया जा रहा है। अब हो सकता है HAL इसके लिए इंडियन एयरफोर्स को ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहा होगा, इस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी सीधे तौर पर जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इसको लेके बातचीत किया जा रहा है, जो कि तेजस MK1 और MK1 में इस्तेमाल होने वाली GE404 सीरीज की इंजन के लिए जरूरी सभी सब सिस्टम को अब डायरेक्टली इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई करने वाले हैं। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि हमें HAL के जरिए इनको हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इन इंजन्स को भी लोकली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है या फिर TOT के अंदर इसको खरीदा गया है, तो उस वजह से किसी भी कीमत पर HAL इसकी पार्ट्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है और जब भी हमको कोई स्पेयर पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको डायरेक्टली जनरल इलेक्ट्रिक से हमको खरीदना पड़ेगा। तो इंडियन एयरफोर्स का एक कहना है कि अगर हमें इनकी स्पेयर पार्ट्स को खरीदना ही है तो हम डायरेक्टली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से ही खरीदने वाले हैं, तो इसमें बीच में हमको HAL को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि कमीशन चार्ज करने वाला है। तो अब डायरेक्टली जनरल इलेक्ट्रिक से ही स्पेयर पार्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिनको आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की बेस रिपेयर डिपो ही सर्विस प्रोवाइड किया जा सकेगा और इंडियन एयरफोर्स इसके लिए अभी HAL के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अगला अपडेट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को लेके
रिसेंटली इसको लेकर अपडेट सामने आया था जिसमें बात बताया गया था कि डीआरडीओ की तरफ से अभी स्मार्ट एंटी एफएल वेपन को लेकर एक और मॉडिफाइड वेरिएंट को बनाया जा रहा है जो कि इसकी रेंज को लगभग 2 गुना तक इंक्रीज कर सकता है। इसी बीच जो ओरिजिनल वेरिएंट था उसकी प्रोडक्शन को भी स्टार्ट करने की कोशिश किया जा रहा था, क्योंकि अभी तक स्मार्ट एंटी एफएल वेपन की सभी टेस्टिंग को कंप्लीट किया जा चुका है और ऑफिशियली इसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा सकता है। तो इसी वजह से अभी भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो जल्दी से ही स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की ऑर्डर को उम्मीद कर रहे हैं। अभी इसकी 2 अलग अलग वेरिएंट को भी बनाया जा रहा है जिसमें इनकी रेंज तो 100 किलोमीटर तक ही सीमित रहेगा, लेकिन इसमें जो मेन फर्क होगा वो इनकी सीकर के अंदर होने वाली है। जिसमें जो पहला वेरिएंट होगा उसमें जो सीकर मौजूद रहेगा उसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर दिया जाएगा, और दूसरी वेरिएंट में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम के साथ इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर को ऐड किया गया है, जो कि इसकी लेटेस्ट वेरिएंट भी था और इसको 2021 में टेस्ट किया गया था। और जब इसको टेस्ट किया गया तो इसकी प्रिसिशन को पहले के वेरिएंट के मुकाबले बेहतर पाया गया था। और खास करके जिन लोकेशन पर सैटेलाइट जैमर मौजूद होगा तो वहां पर सैटेलाइट गाइडेंस प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो उस जगह पर हम लोग दूसरी वेरिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर मौजूद है और ये उस जगह पर बेहतर प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक कर सकता है। अब वक्त आ गया कल पूछे गए सवाल का। तो कल मैंने आप सभी को पूछा था कि 2022 की जुलाई में इंडियन नेवी से किस वेसल को डीकमीशन किया गया था, और इसका सही जवाब INS सिंधु ध्वज था, जो कि एक किलो क्लास का सबमरीन था और इसको 1987 के आसपास इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया था, जिसके बाद लगभग 35 ईयर तक इंडियन नेवी में सर्विस करने के बाद इसको पिछले साल ही रिटायर करने का फैसला किया गया था। अब आप में से कुछ लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया था। अब वक्त आ गया आज का सवाल का। आज का सवाल आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको भी इसका सही जवाब पता होगा आप कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।